हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि ये वीडियो एमए फाइनल हिस्ट्री जिनका पेपर नंबर 7 आधुनिक भारत और संस्थाएं 1858 से लेकर 1919 तक का जो भारत का इतिहास है, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, उसका ये एक वीडियो लेकर आया हूँ। तो सभी देखें, पहले लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। शुरू करते हैं। इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों, ये अपने टेलीग्राम चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी में आपको उपलब्ध हो जाएगी, तो आप वहां से पीडीएफ को भी पढ़ सकते हैं। बाकी आप वीडियो यहाँ से देख सकते हैं फ्री में। पहला प्रश्न है कि 1858 से 1905 के मध्य भारत में प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए अंग्रेजों द्वारा शिक्षा व्यवस्था की प्रगति का वर्णन करो। पहला प्रश्न है, उत्तर देखते हैं इसका। तो 1858 से 1905 के मध्य भारत में प्रशासनिक व्यवस्था एवं शिक्षा व्यवस्था की प्रगति किस प्रकार है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रशासनिक व्यवस्था। दोस्तों, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। जैसे 1858 में भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पारित किया, जिसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करना, यानी भारत की सत्ता अब ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गई और कंपनी की जगह ब्रिटिश सरकार ने सीधे क्या कर लिया, शासन संभाल लिया दोस्तों। फिर दूसरा पॉइंट है कि भारत सचिव और वायसराय की नियुक्ति। तो उससे क्या हुआ कि भारत सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया ब्रिटिश सरकार में भारत मामलों का प्रमुख अधिकारी बना और भारत में गवर्नर जनरल को अब क्या बना दिया गया, वायसराय कहा जाने लगा। फिर अगला दोस्तों है कि प्रांतीय व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण। भारत को नई प्रांतों में, यानी भारत को कई प्रांतों में विभाजित कर दिया गया और वहां गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर शासन चलाते थे। सेना का पुनर्गठन। तो येना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई और भारतीय सैनिकों को नियंत्रण करने के लिए फूट डालो और राज शासन करो या राज करो जैसी नीति, यानी डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। फिर भारतीयों को प्रशासन में सीमित भागीदारी मिली। तो सीमित भागीदारी कैसे, तो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में कुछ गैर आधिकारिक भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया था दोस्तों, परंतु उनका प्रभाव क्या था, बहुत सीमित था। फिर शिक्षा व्यवस्था में प्रगति किस प्रकार, तो अंग्रेजों ने प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत में शिक्षा के क्षेत्र में क्या किए, कुछ महत्वपूर्ण पहल की थी। फिर जैसे वुड का घोषणा पत्र, वुड डिस्पैच 1854, इसे भारतीय शिक्षा का चार्टर एक्ट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, भारतीय शिक्षा का चार्टर एक्ट है वो वुड का घोषणा पत्र या वुड डिस्पैच कहा जाता है। फिर अगर बात करें, इसके कुछ प्रस्ताव थे, जो कि कौन कौन से, एक तो प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय तक शिक्षा व्यवस्था स्थापित करना। दूसरा, अंग्रेजों को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाना। फिर अगला है प्राथमिक शिक्षा में भारतीय भाषाओं का प्रयोग करना, जबकि शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए क्या खोलना, संस्थान खोलना। फिर विश्वविद्यालयों की स्थापना। तो 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। ये विश्वविद्यालय यूरोपीय मॉडल पर आधारित थे और परीक्षाओं पर क्या किया गया दोस्तों, केंद्रित शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देते थे। फिर अगर महिलाओं की शिक्षा की बात करते हैं, तो महिलाओं की शिक्षा में कुछ प्रयास महिलाओं की शिक्षा के लिए भी किए गए, जैसे विशेषकर मिशनरियों और सुधारकों के सहयोग से। बहरहाल इस क्षेत्र में क्या रही, प्रगति कुछ धीरे धीरे थी। फिर विद्यालयों और कॉलेजों की संख्या में वृद्धि होती है, तो सरकारी और निजी दोनों प्रयासों से स्कूल और कॉलेज क्या करने लगे, खुलने लगे दोस्तों। इसका मकसद यही था कि अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को निम्न स्तर के प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रशिक्षित करना, ताकि वे शासन में क्या बन सके, सहयोगी यानी भागीदारी या सहयोग कर सके। अर्थात उच्च नैतिक या वैज्ञानिक शिक्षा देना उसकी प्राथमिकता नहीं थी। जो अंग्रेज हैं वो उसको भारतीयों को ऐसी शिक्षा देना चाहते जैसी जिसमें सहयोग कर सके, ताकि जो आम जनता है, जैसे कुछ पढ़े हुए लोग हैं, वो अपने शासन व्यवस्था में या कुछ व्यापार प्रणाली में अपना सहयोग कर सके, क्योंकि ज्यादा शिक्षा दे दी तो हमारे प्रशासन कर सकते हैं। इस प्रकार से निष्कर्ष निकलता है इसका कि 1858 से 1905 के बीच भारत में अंग्रेजों ने प्रशासन को केंद्रीकृत
और नियंत्रित बना दिया गया तथा शिक्षा को एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे एक ऐसा वर्ग तैयार किया जा सके जो अंग्रेजों के प्रति क्या हो दोस्तों, वफादार हो। हालांकि शिक्षा के प्रचार ने भारतीयों में नई चेतना का संचार भी किया, जिसने आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन को क्या दी, मजबूती प्रदान की थी। फिर दूसरा प्रश्न आता है बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक काल के उद्देश्यों को और संगठन की क्या करो, विवेचना कीजिए। ये प्रश्न है दूसरा। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई, यानी जो अब वर्तमान में मुंबई है, उसके संस्थापक कौन थे, तो प्रमुख संस्थापक ए हो ह्यूम। दोबारा नाम ध्यान रखना, कांग्रेस के संस्थापक थे दोस्तों ए ओ ह्यूम, जो कि एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योवृद्ध वकील व्योम चंद्र बैनर्जी थे। कौन थे, WC बैनर्जी भी नाम बोलते हैं इनका, लेकिन आपको सीधा ध्यान रखना है व्योम चंद्र बैनर्जी। कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत के विभिन्न वर्गों, जातियों, भाषाओं और क्षेत्रों के राजनीतिक रूप से जागरूक लोगों को एक साझा मंच देना था, जिससे वे अपने विचारों और समस्याओं को क्या कर सके, अंग्रेज सरकार के समक्ष रख सके। फिर बात करें प्रारंभिक काल के उद्देश्य, तो प्रारंभिक काल के उद्देश्य आपको यह ध्यान होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक उद्देश्यों को मुख्यतः इस प्रकार साझा किया जा सकता है कि पहला है कि भारतीयों के बीच एकता स्थापित करना। क्या स्थापित करना दोस्तों, भारतीयों के बीच एकता स्थापित करना, विभिन्न प्रांतों, भाषाओं, जातियों और वर्गों के लोगों के बीच सहयोग और संबंध बढ़ाना, ताकि एक अखिल भारतीय पहचान का क्या हो सके, विकास हो सके। फिर इसके अंदर दूसरा पॉइंट आता है राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना। राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना, इसकी बात करें तो भारतीयों में राजनीतिक चेतना और अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करना, भारतीयों को ये एहसास कराना कि वे भी शासन में भागीदारी के अधिकारी हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है ब्रिटिश शासन से संवाद करना। तो दोस्तों प्रारंभ में कांग्रेस का रवैया नरम था। क्या था, प्रारंभ में जब कांग्रेस होती है तो उसका रवैया नरम होता है। उनका उद्देश्य सरकार के प्रति वफादार जताते हुए सुधारों की मांग करना था। वे सरकार को ज्ञापन और प्रस्ताव भेजते और अपेक्षा करते कि उनके सुझावों पर क्या दिया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा। चौथा पॉइंट आता है संवैधानिक सुधारों की मांग करना। संवैधानिक सुधारों की मांग करना, तो कांग्रेस ने प्रारंभ में प्रशासनिक सुधार, न्यायपालिका में भारतीयों की भागीदारी, सेवा में भारतीयों के लिए अवसर और उच्च पदों पर उनकी नियुक्ति जैसे मुद्दों को उठाया था। पांचवा पॉइंट है भारत में राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाना। कांग्रेस ने मांग की कि प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडलों में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए और विधायकों के अधिकार का क्या हो, विस्तार किया जाए। छठा पॉइंट आता है कि भारतीयों के हितों की रक्षा करना। किस प्रकार, तो आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक और के माध्यम से भारतीय जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के प्रयास किए जाए। फिर इसके प्रारंभिक संगठनात्मक संरचना की बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संगठन भी उसके उद्देश्यों के अनुरूप व्यवस्थित किया गया। जैसे पहला पॉइंट आता है सालाना अधिवेशन। एक तो सालाना अधिवेशन होना चाहिए। कांग्रेस हर वर्ष एक राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित करती थी, जिसमें नागपुर अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, इस प्रकार से हर वर्ष एक क्या करती, अधिवेशन आयोजित करती, जिसमें विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधि भाग लेते। पहले अधिवेशन में केवल 72 प्रतिनिधि थे, परंतु बाद में इस संख्या क्या होती गई, लगातार बढ़ती गई दोस्तों। फिर दूसरा पॉइंट आता है संगठित सदस्यता। प्रारंभ में कांग्रेस का सदस्य वही बन सकता था जो शिक्षित और जागरूक भारतीय हो। सदस्यता की कोई व्यापक योजना नहीं थी, वहीं अधिकतर सम्भ्रांत वर्ग तक सीमित था। तीसरा आता है स्थायी समिति और कार्यकारी निकाय। कांग्रेस के कामकाज को संचालित करने के लिए एक स्थायी समिति, परमानेंट कमेटी और एक कार्यकारी समिति का गठन किया गया। ये समितियां कांग्रेस के निर्णयों को लागू करने और आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम तय करने का कार्य करती थी। चौथा पॉइंट आता है अध्यक्ष और सचिव। इसकी बात करें तो प्रत्येक अधिवेशन के लिए एक अध्यक्ष चुना जाता था, जो अधिवेशन की कार्रवाई का संचालन करता था। एक सचिव भी होता जो संगठन के कार्यों को नियमित रूप से देखता था। पांचवा पॉइंट है प्रस्ताव और ज्ञापन। प्रस्ताव और ज्ञापन की बात करें तो कांग्रेस अधिवेशन में पारित प्रस्तावों को अंग्रेज सरकार को ज्ञापन के रूप में भेजा जाता। इस ज्ञापनों के माध्यम से ही मांगे और सुझाव प्रस्तुत किए जाते थे। फिर बात करते हैं प्रारंभिक कांग्रेस की विशेषताएं। शुरुआत में कांग्रेस की क्या क्या विशेषताएं रही, किस प्रकार उन्होंने कार्य किया, क्या उसकी सोच थी, अप्रोच थी। तो यह आंदोलन संवेदनशील और नम्र, मॉडरेट था। सरकार से टकराव का रास्ता न अपनाकर
शांतिपूर्ण सुधारों की मांग की जाती थी। नेतृत्व सम्राट वर्ग, एजुकेटेड इलाइट, यानी सम्राट वर्ग यानी जो शिक्षित वर्ग था, पढ़ने वाले थे, जैसे वकील हो गए, शिक्षाविद हो गए, पत्रकार हो गए, ये आदि देश सम्राट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। फिर बात करें व्यापक जन समूह की भागीदारी प्रारंभ में बहुत कम थी। अंग्रेज अधिकारियों को संतुष्ट करना तथा विश्वास में लेना मुख्य रणनीति किसकी थी? प्रारंभिक कांग्रेस के अधिकारियों की मानी जाती है। फिर अगर इसके निष्कर्ष की बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक काल का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज को एक संगठित और राजनीतिक शक्ति के रूप में तैयार करना था। इसने भारत में राष्ट्रीय चेतना को जगाने और जनता में राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और शांतिपूर्ण ढंग से ब्रिटिश सरकार से क्या करना था? सुधारों की मांग का कार्य करना था। धीरे धीरे कांग्रेस का स्वरूप बदलता गया और ये साधारण सुधारवादी संगठन से एक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बन गई। ये थी कांग्रेस के बारे में जानकारी। जबकि तीसरा प्रश्न आता है उदारवादियों के रूप में फिरोज शाह मेहता का योगदान बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके उत्तर की बात करें तो उदारवादियों के रूप में फिरोज शाह मेहता का योगदान, तो फिरोज शाह मेहता 1845 से 1915 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक चरण के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वे उदारवादी नेता माने जाते थे। उदारवादियों का विश्वास था कि भारत में सुधार शांतिपूर्ण ढंग से, संवैधानिक तरीके से और अंग्रेजों के सहयोग से लाया जा सकता है। फिरोज शाह मेहता ने इस विचारधारा को दृढ़ता से अपनाया और बढ़ावा दिया। दोबारा ध्यान होना चाहिए, उदारवादियों की परिभाषा आ सकती है। उदारवादी किसे कहते हैं? तो उदारवादियों की सोच ये थी कि एक तो शांतिपूर्ण ढंग से सुधार लाना है और संवैधानिक तरीके से कानून को मानकर, अर्थात अंग्रेजों के सहयोग से अपने को क्या लाना है? बदलाव लाना है। फिर उनके मुख्य योगदान इस प्रकार है, तो क्या क्या योगदान है? पहला पॉइंट आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भूमिका। वे कांग्रेस के प्रारंभिक संस्थापकों में से एक थे। 1890 में कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष भी बने और कांग्रेस के मंच से उन्होंने भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों और प्रशासन में भागीदारी की मांग को भी उठाया। दूसरा पॉइंट आता है संवैधानिक सुधारों की मांग। अगर इसकी बात करें तो मेहता ने भारत में संवैधानिक शासन लागू करने की मांग की थी और वे विधायकों में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व देने के पक्षधर थे। तीसरा पॉइंट है शांतिपूर्ण और संवैधानिक मार्ग। तो दोस्तों फिरोज शाह मेहता ने अहिंसा, तर्क, वाद विवाद, याचिका के माध्यम से सुधारों के प्रति ब्रिटिश सरकार पर क्या डाला? दबाव डाला था। फिर अगला पॉइंट आता है कि उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन में न्याय की भावना है जिसे जागरूक करके भारत को अधिक अधिकार दिलाए जा सकते हैं। चौथा पॉइंट आता है स्थानीय स्वशासन का समर्थन। स्थानीय स्वशासन का समर्थन, उन्हें बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का निर्माता भी कहा जाता है। दोबारा ध्यान रखना, जो ये मेहता है उनको क्या कहते हैं? फिरोज शाह मेहता, उनको बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का निर्माता भी कहा जाता है। उन्होंने नगर पालिका सुधारों के लिए कार्य किया और बॉम्बे नगर निगम को एक सशक्त संस्था बनाने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया था। पांचवा पॉइंट आता है प्रेस और शिक्षा में योगदान। प्रेस और शिक्षा में योगदान की अगर बात करते हैं तो मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल नामक अखबार की स्थापना की, जो भारतीयों की राजनीतिक मांगों और विचारों को मुखर प्रदान करता है। वे उच्च शिक्षा के समर्थक थे और मुंबई विश्वविद्यालय में भी सक्रिय भूमिका निभाई जाती है। छठा पॉइंट आता है सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधारों की अगर बात करें दोस्तों तो फिरोज शाह मेहता ने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध थे और सामाजिक सुधार आंदोलन से जुड़े। उन्होंने पारसी समाज में भी कई सुधारात्मक प्रयास किए थे। सामाजिक सुधार भी ध्यान रखने, आर्थिक सुधार, राजनीतिक सुधार, सभी सुधार आपको पॉइंट अगर ध्यान होंगे तो अच्छे से आप लिख सकते हो। फिर निष्कर्ष निकलता है कि फिरोज शाह मेहता का योगदान उदारवादी युग में अत्यंत महत्वपूर्ण था। वे भारतीयों में राजनीतिक चेतना जगाने, संवैधानिक तरीकों से अधिकार मांगने, स्थानीय स्वशासन की नींव मजबूत करने वाले अग्रणी नेताओं में से गिने जाते हैं। उन्हें सम्मानपूर्वक डीन ऑफ बॉम्बे भी कहा जाता है। तो प्रश्न आ सकता है छोटा वाला कि डीन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो फिरोज शाह मेहता को कहा जाता है। किसे कहते हैं? फिरोज शाह मेहता को कहा जाता है। चौथा प्रश्न है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, अलीगढ़ आंदोलन क्या था? इस आंदोलन के प्रति सर सैयद अहमद की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। अलीगढ़ आंदोलन 19वीं शताब्दी में मुसलमानों के सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक उत्थान के लिए चलाया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। दोबारा देखिए, अलीगढ़ आंदोलन क्या था? 19वीं शताब्दी में भारतीय मुसलमानों के सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक उत्थान के लिए, उनको उभारने के लिए एक महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया गया जिनकी नींव सर सैयद अहमद खान ने रखी थी।
इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा, विशेषकर अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार करना, ताकि वे पश्चिमी विज्ञान, तकनीकी और प्रशासनिक सेवाओं में अपनी भागीदारी दे सके या बढ़ा सके। तो 1857 के विद्रोह के बाद मुसलमानों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी, जिस कारण अंग्रेजों के प्रति उनके अविश्वास और पारस्परिक शिक्षा प्रणाली में जकड़े रहने के कारण मुसलमान सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ गए थे। ऐसी स्थिति में अलीगढ़ आंदोलन ने उन्हें नया मार्ग दिखाया था। ये आपको ध्यान होना चाहिए। यानी प्रमुख रूप से जो 1857 के बाद मुसलमान पिछड़ रहे थे, शिक्षा नहीं ले पा रहे थे, आर्थिक या कोई प्रकार की सामाजिक कमी उनमें आ रही थे, तो उनको सुधार करने के लिए सर सैयद अहमद खान के द्वारा एक आंदोलन चलाया जाता है, जिनका नाम दिया जाता है अलीगढ़ आंदोलन। फिर बात करते हैं सर सैयद अहमद खान की भूमिका। तो क्या क्या भूमिका निभाई इसमें? पहला कि सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन के प्रेरक थे। उनका योगदान इस आंदोलन में बहुआयामी था। पहला पॉइंट आता है शैक्षणिक सुधार। शैक्षणिक सुधार किस प्रकार? तो सर सैयद अहमद ने 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। ये प्रश्न आपके छोटा वाला आ सकता है, ध्यान रखना कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? सर सैयद अहमद के द्वारा 1875 में की गई थी, जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU बना। इस कॉलेज का मुख्य उद्देश्य आधुनिक पश्चिमी शिक्षा के साथ इस्लामी संस्कृति और परंपराओं को जोड़ना था। दोबारा ध्यान देना, अच्छा पॉइंट है, अच्छा याद करने वाला है। उन्होंने मुसलमानों को पश्चिमी और विज्ञान शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था। दूसरा पॉइंट है सामाजिक सुधार। तो सामाजिक सुधार की अगर बात करें तो सर सैयद अहमद ने मुसलमान समाज में व्याप्त रूढ़ियों और अंधविश्वासों का विरोध किया। उन्होंने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से आधुनिक सोच, तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने पर बल दिया था। फिर तीसरा पॉइंट है राजनीतिक दृष्टिकोण। तो राजनीतिक दृष्टिकोण की अगर बात करें तो सर सैयद अहमद का मानना था कि मुसलमानों को तत्कालीन भारतीय राजनीति में सक्रिय भागीदारी से बचना चाहिए और पहले शिक्षा में प्रगति करनी चाहिए। वे कांग्रेस आंदोलन के शुरुआती चरणों में उनके विरोधी थे, क्योंकि उन्हें डर था कि मुसलमानों के हितों की अनदेखी हो सकती है। उन्होंने मुसलमानों और अंग्रेजों के बीच सहयोग बढ़ाने की नीति को अपनाया था। ये तो राजनीतिक दृष्टिकोण था। फिर अगर बात करें साहित्यिक योगदान, तो सर सैयद अहमद ने तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका शुरू की दोस्तों, जिसमें सामाजिक सुधार और आधुनिक शिक्षा के महत्व पर लेख प्रकाशित किए गए। इसके अलावा उन्होंने अंग्रेजी और भारतीय समाज के बीच सेतु का प्रयास किया था। इसके मूल्यांकन की अगर बात करें तो सर सैयद अहमद खान का दृष्टिकोण यथार्थवादी था। वे ये भली भांति समझते थे कि बिना शिक्षा के मुसलमानों का विकास संभव नहीं किया जा सकता। हालांकि उनके द्वारा राजनीति से दूरी बनाए रखने की नीति की आलोचना भी हुई, क्योंकि इससे मुसलमानों का राजनीतिक सशक्तिकरण देर से शुरू हुआ। फिर भी उन्होंने मुसलमानों के बीच जो नव चेतना और आधुनिकता का बीज बोया, वे आगे चलकर भारतीय मुस्लिम समाज में गहरे परिवर्तनों का आधार बना। अलीगढ़ आंदोलन न केवल एक विश्वविद्यालय दिया, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम समाज के उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया था, जो कि किसके द्वारा दिया गया? सर सैयद अहमद के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद करके जाना, इसको 2 बार जरूर देखना। अगला प्रश्न है लखनऊ समझौता के बारे में आप क्या जानते हैं? तो दोस्तों लखनऊ समझौता के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, जो कि इस प्रश्न के अंदर देखने वाले हैं। लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। ये एक ऐतिहासिक समझौता था दोस्तों। ये कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में संपन्न होता है। इसके मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों को उजागर करना, भारत में स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की मांग का बढ़ना और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहयोग की आवश्यकता को जारी रखना था। फिर इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिनको भी आपको ध्यान रखना है। पहला है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर ब्रिटिश सरकार से संविधान सुधार की मांग की थी और मुस्लिम लीग को प्रत्यक्ष निर्वाचन का अधिकार कांग्रेस ने दिया था, स्वीकार किया। मुसलमानों को जनसंख्या के अधिक प्रतिनिधित्व देने की सहमति हुई। सभी भारतीयों को समान नागरिक अधिकार देने की मांग की गई थी। प्रांतीय स्वायत्तता की मांग रखी गई और महत्व हिंदू मुस्लिम एकता का ऐतिहासिक उदाहरण हमें इस समझौते के अंदर देखने को मिलता है। फिर अगर बात करें कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग की पहली बार संयुक्त प्रयास इसी लीग के अंदर हुआ था, समझौते के अंदर हुआ था,
तो दोस्तों ब्रिटिश सरकार पर सुधार लागू करने का दबाव बढ़ा और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा मिली। इसकी कुछ सीमाएं तो प्रत्यक्ष निर्वाचन को मान्यता देने से भविष्य में सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला और दीर्घकालीन हिंदू मुस्लिम एकता टिक नहीं सकी थी। ये था लखनऊ समझौता। अगला प्रश्न आता है बंगाल विभाजन पर टिप्पणी लिखिए। बंगाल विभाजन कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, किसने भूमिका निभाई, क्या इसके कारण थे। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है, तो बंगाल विभाजन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उस समय बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा और जनसंख्या में सबसे घना प्रांत था। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया। विभाजन का औपचारिक कारण प्रशासनिक सुविधा बताया गया, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र का सुचारू शासन कठिन हो गया था। लेकिन असली उद्देश्य फूट डालो राज करो नीति के तहत हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच दरार पैदा करना था। विभाजन के अनुसार पूर्वी बंगाल और पश्चिम असम, जिसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे, उनको एक नया प्रांत बनाया गया, जबकि पश्चिमी बंगाल में हिंदू बहुल इलाकों को रखा गया। इससे हिंदू समाज में भी भारी असंतोष फैल गया और पूरे देश में इसका विरोध होने लगा। स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसमें विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार होता है, स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग अपनी रणनीति बनाई जाती है, जनसभाएं की जाती है, प्रदर्शन किए जाते हैं, रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से जनता में क्या होता है, विरोध का व्यक्त किया जाता है। दोस्तों बंगाल विभाजन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन आधारित बना दिया और देश भर में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार शुरू कर दिया। अंततः जनता के तीव्र विरोध के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। ये था अगला प्रश्न। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक, आर्थिक और राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान को समझाइए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अगर उत्तर की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले 1866 से 1915 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक प्रमुख नेता, समाज सुधारक तथा उदार विचारधारा के समर्थक थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और सरकारी सुधारों के माध्यम से भारत में स्वराज्य लाने के पक्षधर थे। उनका दृष्टिकोण अहिंसक सुधारवादी था, जो महात्मा गांधी पर गहरा प्रभाव छोड़ गया। फिर सबसे पहले बात करेंगे राजनीतिक योगदान की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भूमिका, तो गोखले कांग्रेस के उदारवादी दल के प्रमुख नेता थे। वे 1905 में बनारस अधिवेशन की प्रमुख कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उन्होंने अंग्रेजों से संवैधानिक सुधारों और अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की थी और सरकारी सुधारों का समर्थन किया था। फिर गोखले ने यह विश्वास किया कि अंग्रेजों से सहयोग और सुधारों के जरिए भारत को स्वशासन की ओर ले जाया जा सकता है। उन्होंने 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों का समर्थन किया था, जो कि भारत में सीमित प्रतिनिधित्व की शुरुआत मानी जाती है। फिर दोस्तों इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य, तो वे 1902 से 1915 तक, कब से कब तक, 1902 से 1915 तक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे थे। इस मंच पर उन्होंने शिक्षा, प्रशासनिक सुधार, आर्थिक नीतियां और किसानों की स्थिति में सुधार करने के लिए बार बार आवाज उठाई थी। फिर नेक्स्ट बात करें आर्थिक योगदान की। आर्थिक योगदान में ध्यान रखना कि भारतीय अर्थव्यवस्था की आलोचना की गई है। गोखले ने ब्रिटिश शासन द्वारा भारत की आर्थिक शोषण नीतियों की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि भारी कर प्रणाली, खर्चीला प्रशासन, व्यापार में अंग्रेजों का वर्चस्व भारतीय अर्थव्यवस्था के पतन का कारण है। सस्ती शिक्षा तथा करों में कमी की मांग की गई। उन्होंने सरकारी खर्चों में कटौती की और फौज में अनावश्यक व्यय को घटाने और शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया। उन्होंने भारतीय किसानों पर भारी करों को कम करने की वकालत भी की थी। फिर वित्तीय प्रश्नों पर बहस भी होती है, तो वे बजट प्रस्तावों पर गहन अध्ययन करते हैं और उन्होंने भारतीयों के आर्थिक हितों के संरक्षण के लिए कई कड़े तर्क प्रस्तुत किए थे। तीसरा पॉइंट आता है राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। तो गोखले किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देते हैं। फर्ग्यूसन कॉलेज पूना की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। किसकी स्थापना, फर्ग्यूसन कॉलेज पूना की स्थापना। उन्होंने भारतीय युवाओं में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के उद्देश्य से फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे शिक्षा को स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य आधार मानते थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की जाती है। कब की जाती है, 1905 में। गोखले ने एक अलग संगठन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य जनता में सेवा, शिक्षा और देशभक्ति की भावना का
विकास करना था। इसके माध्यम से युवा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर राष्ट्रीय युवाओं के आंदोलन के प्रति तैयार किया गया था। ये था बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर इसके कुछ गांधी जी पर प्रभाव भी पड़ते हैं। तो महात्मा गांधी ने गांधी गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा गोखले को क्या बनाया जाता है, अपना राजनीतिक पॉलिटिकल माना जाता है गुरु। ठीक है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद भारत में अपने कार्य की दिशा निर्धारित करने के लिए गोखले से मार्गदर्शन लिया था। फिर इसके कुछ वैचारिक योगदान की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि गोखले का विश्वास था कि भारत में स्वशासन धीरे धीरे संवैधानिक सुधारों और अहिंसक साधनों से प्राप्त किया जा सकता है। वे चरमपंथी जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय नेताओं के सीधे आंदोलन के बजाय संयम, समाज और सुधार के रास्ते के समर्थक माने जाते हैं। निष्कर्ष निकलता है कि निष्कर्ष इसका क्या है, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक संगठित और शांतिपूर्ण और वैचारिक रूप प्रदान किया। उनके योगदान ने भारतीय राजनीति को व्यवहारिकता और गहराई दी थी। यद्यपि वे तत्काल स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं थे, फिर भी उनका उद्देश्य भारत को गणराज्य की ओर बढ़ाना था। उनका जीवन और कार्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निर्माण काल का एक अमूल्य अध्याय है दोस्तों। फिर 8वां प्रश्न आता है कि 1858 से 1905 तक के देशी राज्यों के प्रति सार्वभौमिक सत्ता की नीति को समझाइए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी राजा रानी के अधीन कर दिया। तो 1858 में भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत भारतीय गवर्नर जनरल को वायसराय का दर्जा दिया गया। इसके बाद देशी रियासतों, देशी राज्यों के प्रति अंग्रेजों की नीति में भी बदलाव आया। सार्वभौमिकता सत्ता का अर्थ है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता को देशी रियासतों पर सर्वोच्चता प्राप्त थी, यानी देशी रियासतें आंतरिक मामलों में कुछ हद तक स्वतंत्र थी। फिर बात करें नेक्स्ट, तो लेकिन संपूर्ण रूप से ब्रिटिश सत्ता को स्वीकारना उनका कर्तव्य था। अंग्रेजों का निर्णय अंतिम था, लेकिन रियासतें ब्रिटिश सरकार की अधीनता स्वीकार करती थी। इस नीति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि इस प्रकार है। पहला, रियासतों का अस्तित्व स्वीकारना। दोस्तों मुझे पता है अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, क्योंकि आप देख लोगे, देखने के बाद भूल जाओगे। तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। शेयर का मतलब है अगर आप देख सकते हैं तो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए कि आपके पेपर है, आप इस वीडियो को देखिए अच्छे से। और पीडीएफ भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। अगर लिंक मिलती है कहीं से तो अच्छी बात है, लेकिन आप अगर सर्च करोगे टेलीग्राम जाकर मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल। बाकी आपको इसका पेपर और इसकी पीडीएफ और ये वीडियो आपको देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है इस पेपर के लिए। पहला पॉइंट आता है रियासतों का अस्तित्व स्वीकारना। 1858 के बाद अंग्रेजों ने यह नीति अपनाई कि वे देशी रियासतों का अस्तित्व बनाए रखेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति को औपचारिक रूप से छोड़ दिया गया। अब रियासतों को गोद लेने का अधिकार दिया गया। दूसरा पॉइंट आता है वफादारी की अपेक्षा। वफादारी की अपेक्षा किस प्रकार, तो देशी रियासतों से अपेक्षा की गई कि वे ब्रिटिश सत्ता के प्रति पूर्ण वफादारी रखें। और 1857 के विद्रोह में कई रियासतों को भूमिका से सीख लेकर अब अंग्रेज सावधान थे और रियासतों से मित्रवत संबंध बनाए रखना चाहते थे। तीसरा पॉइंट है आंतरिक स्वायत्तता सीमित थी। किस प्रकार, तो रियासतों को सीमित आंतरिक स्वशासन का अधिकार था, लेकिन रक्षा, विदेश नीति और संचार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर ब्रिटिश नियंत्रण था। चौथा पॉइंट आता है इसका ब्रिटिश रेजिमेंट नियुक्त करना। प्रत्येक प्रमुख रियासत में एक ब्रिटिश अधिकारी, रेजिडेंसी ऑफिसर या पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था, जो वहां के शासन की गतिविधियों पर नजर रखता था। पांचवा पॉइंट है राजनीतिक हस्तक्षेप का अधिकार करना। कौन सा पॉइंट है, राजनीतिक हस्तक्षेप का अधिकार। यदि कोई रियासत में कुप्रशासन होता, ब्रिटिश हितों को खतरा होता, तो अंग्रेज हस्तक्षेप करने पर अधिकार सुरक्षित रखते थे। छठा पॉइंट है राजाओं को प्रोत्साहन और नियंत्रण। तो जो राजा वफादार रहते उन्हें सम्मान, उपाधियां, जागीरदारी दी जाती, जबकि जो राजा उनके राजा के विरोधी रुख अपनाते उन्हें दंडित किया जाता था, उन शक्तियों को सीमित किया जाता। निष्कर्ष है कि 1858 से 1905 के देशी रियासतों के प्रति अंग्रेजों की नीति का मुख्य लक्ष्य था देशी राज्यों को बनाकर रखना, लेकिन उन्हें ब्रिटिश सत्ता के अधीन रखना। अंग्रेजों ने इस नीतियों और रियासतों के भीतर सीधे शासन नहीं किया, पर उन्हें
पूरी तरह से स्वतंत्र भी नहीं छोड़ा था। इस नीति ने अंग्रेजों को भारत में राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने और देश रियासतों को अपने शासन का समर्थन करने में क्या की थी दोस्तों, मदद की थी। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार क्या था, इसकी विशेषताएं बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। तो मार्ले मिंटो सुधार, जिसे मिंटो मार्ले सुधार भी कहते हैं, 1909 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लागू किया गया। कब किया गया दोस्तों? 1909 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लागू किया जाता है और एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार था। इससे लॉर्ड मिंटो, ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन होता है? लॉर्ड मिंटो, और वर्डन मोरले, ब्रिटिश सचिवालय के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसके तहत भारतीय राजनीति और शासन में कई बदलाव किए जाते हैं, जिसके मुख्य उद्देश्य भारतीयों को अधिक राजनीतिक साझेदार देना, साम्राज्यवादी शासन में कुछ सुधार करना और मार्ले मिंटो सुधार की कुछ विशेषताएं जो कि आपको ध्यान होनी चाहिए। निर्वाचन प्रणाली में बदलाव करना, इस सुधार के तहत भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया। स्थानीय निकायों, विधान परिषदों, केंद्रीय विधान परिषदों में भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई। और दूसरा है विभाजनात्मक चुनाव। इस सुधार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था जो मुस्लिम समुदाय के अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान था। इसका मतलब था कि मुसलमान केवल मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट दे सकते हैं, जो इस तरह से भारतीय समाज में सामूहिक विभाजन को बढ़ावा देने वाला था। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में वृद्धि। इस सुधार से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ेगी, जिससे भारतीयों को अधिक राजनीतिक अधिकार मिले। और चौथा पॉइंट है प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता किस प्रकार? तो कुछ राज्यों में अधिक स्वायत्तता और नियंत्रण की अनुमति दी गई, जिससे स्थानीय स्तर पर शासन में अधिक भारतीय प्रभाव स्थापित हुआ। महिला मतदान अधिकार, महिलाओं को भी कुछ हद तक मतदान का अधिकार देने की दिशा में ये कदम था कि हालांकि ये अधिकार सीमित था। छठा पॉइंट है गवर्नर जनरल की शक्तियां। तो गवर्नर जनरल की शक्तियों को मजबूत किया गया, जिससे वे कुछ मामलों में भारतीय प्रतिनिधियों की राय के बावजूद निर्णय ले सकते थे। दोस्तों, आप सभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप सभी के लिए इतनी मेहनत से बने हैं ताकि आप पेपर में अच्छे से उत्तर लिख सकें। आपका विश्वास और आपका प्यार, आपका उद्देश्य हमेशा शिक्षा का प्रसार करना है। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताने, और बाकी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह चैनल केवल एमजीसी या कोई और एग्जाम के पेपर के लिए नहीं है, बल्कि चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, बीएसटीसी या पटवार, सेकंड ग्रेड, डीट मेंस, चतुर्थ श्रेणी, कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।